नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। तो उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का मतदान भी वोटिंग भी पूरी हो गई है। तो कुल मिलाकर 231 सीटों पर वोटिंग हो गई है। अब 172 सीटें बची हैं और चौथे चरण के बाद हम विवेचना करने की कोशिश करेंगे कि कौन चारों खाने चित हो गया है, कौन पासा पलट रहा है, कौन वापसी कर रहा है, कौन गेम में वापस आ रहा है। ये जो मोटी मोटी बातें हैं, इनका हम आज विवेचना करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं वोटिंग से। देखिए, वोटिंग बड़ी निराशाजनक रही है। शहरी क्षेत्रों में एक बार फिर पहले 3 चरण की तरह वोटिंग कम हुई है। ग्रामीण इलाकों में वोटिंग ज्यादा हुई है। लखीमपुर खीरी जैसी विधानसभा सीट, पीलीभीत जैसी सीटें जो किसान आंदोलन से बहुत प्रभावित हुई थी, वहां वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है पिछली बार के मुकाबले भी। ऐसा माना जा रहा है कि अंतिम नतीजे जब तक आएंगे वोटिंग के, तब तक पता लगेगा कि वहां पिछली बार के मुकाबले वोटिंग थोड़ी ज्यादा हुई है। लेकिन एक हैरानी की बात है कि 3 बजे तक 49.89% वोटिंग होती है और 5 बजे तक 57.45% वोटिंग, यानी सिर्फ 7.5% वोटिंग बढ़ती है 3 बजे से 5 बजे के बीच में 2 घंटे में। आमतौर पर देखा गया है कि 3 बजे के बाद वोट की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी आती है। हर पार्टी देखती है कि उनका वोटर निकल रहा है या नहीं निकल रहा, उसको एहसास होना शुरू हो जाता है। बूथ पे जो बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे होते हैं, जो प्रमुख होते हैं, पन्ना प्रमुख या अर्ध पन्ना प्रमुख, फिर जो कार्यकर्ता होते हैं पार्टी के प्रति समर्पित, वो वोटरों को निकाल कर लाते हैं। लेकिन ऐसा उत्साह बिल्कुल देखा नहीं जा रहा। आमतौर पर देखा गया है कि 3 बजे तक जितनी वोटिंग होती है उस पर 20% से ज्यादा वोटिंग अगले 2-2.5 घंटे में हो जाती है। लेकिन 5 बजे तक 57.45, मोटे तौर पर माना जा रहा है कि पहले 3 चरण की तरह ही शायद 61% या 62% के आसपास वोटिंग होगी। शायद 61%, 60 और 61% के बीच में ही वोट अटक कर रह जाए और बहुत सारी जगह तो 60% भी क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो इसके मतलब क्या है? इसके मतलब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जहां जहां बीजेपी को बम्पर वोटिंग का पिछली बार फायदा हुआ था, वहां कम वोटिंग का उसे नुकसान झेलना पड़ सकता है। कुछ लोग वही पुराने तर्क की कैडर निकला तो वोट करके आया। कुछ लोगों का ये कहना कि कैडर तो निकला लेकिन कार्यकर्ता वोटर को नहीं खींच पाया, और इसलिए नहीं खींच पाया क्योंकि विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। तो वो वोटर से जाकर किस मुंह से कहे कि वो उस पार्टी को वोट दे। अब ये कैडर की बात है तो कैडर, आमतौर पर यही कहा जाता है कैडर का मतलब बीजेपी। लेकिन फिर एक बड़ा सवाल उठता है कि चलिए मान लीजिए कैडर नहीं निकला या कार्यकर्ता निरुत्साहित रहा बीजेपी का, तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता क्यों खामोश है भाई? ये भी तो एक सवाल उठता है। तो वो भी तो 3 बजे तक देख सकता है मतदाता सूचियों के हिसाब से कि उसका वोटर बाहर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, या ऐसा तो नहीं कि समाजवादी पार्टी का वोटर, तमाम वोटर जितने वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट डालने वाले हैं, वो सब 3 बजे से पहले वोट डाल चुके होते हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। एक दूसरी बात है, चलिए वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन इस चरण में जो कहा जा रहा है कि बीजेपी मजबूत थी और बीजेपी अगर सीटें कम आती हैं तो बहुत ज्यादा वो लूज नहीं करने वाली। इसकी एक वजह ये भी बताई जा रही है कि भले ही ग्राउंड पे ये दिख रहा हो कि गठबंधन को एज है, लेकिन वास्तव में बीजेपी का पिछली बार जीत का अंतराल बहुत ज्यादा था। पिछली बार बीजेपी ने देखिए इन 59 सीटों में से अपना दल को मिलाकर 51 सीटें जीती थी, और इसमें 16 सीटें ऐसी थी जो बीजेपी ने 40,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीती थी। 15 सीटें ऐसी थी जो बीजेपी ने 30 से 40,000 का जो मार्जिन था जीत का, ये रहा था 30 से 40,000। 12 सीटों में यह मार्जिन 20 से 30,000 रहा था, और सिर्फ 8 सीटें ऐसी थी जो बीजेपी ने कम अंतर से जीती थी, यानी 10,000 से नीचे के मार्जिन से जीती थी। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को अगर जीत हासिल करनी है तो बहुत सारी सीटों पर उसे ना केवल वोट इकट्ठा करना है, बल्कि एक तरफा वोट लेना है और अपनी पूरी झोली भर देनी है, ताकि बीजेपी की झोली को खाली किया जा सके या उसको ओवरटेक किया जा सके। हालांकि कुछ लोग दूसरे उदाहरण भी देते हैं, पुराने उदाहरण भी देते हैं। अभी मंडी लोकसभा सीट का उपचुनाव हुआ था हिमाचल में, वहां का उदाहरण देते हैं कि बीजेपी 3 लाख के अंतराल से जीती थी, कांग्रेस 1 लाख के अंतराल से चुनाव जीत गई। यानी कांग्रेस ने वो 3 लाख और 1 लाख, 4 लाख वोटों का फासला पार किया, उसको पाटा।
ऐसा कहा जाता है। राजस्थान में भी जो उपचुनाव हुआ था पिछली लोकसभा के टाइम में 2014 से 2019 के बीच में, अलवर में और अजमेर में, तब अलवर को लेकर भी ये कहा गया था कि 3-3.5 लाख वोट का अंतर को पाटा था कांग्रेस ने। तो जब वोट गिरता है तो बम्पर तरीके से गिरता है, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन फिर भी इस आधार पर बहुत कुछ नतीजे के आधार पर नहीं पहुंचा जा सकता। इतनी चीज जरूर तय है कि जो चौथे चरण का चुनाव है वो पांचवें चरण के चुनाव को पूरी तरह से प्रभावित करेगा, क्योंकि बेल्ट वही है, अवध का आधा इलाका है, फिर अवध का बचा हुआ इलाका है। तो इस कारण ये ट्रेंड जो है वो आगे फॉलो करेगा। यानी अगर सपा को पांचवें चरण में लीड लेनी है तो चौथे चरण में उसको बहुत अच्छा करके दिखाना होगा, या उन्होंने दिखा दिया होगा आज। और अगर बीजेपी को अगले चरण में भी अच्छी लीड लेनी है तो बीजेपी को पिछले वाला जो प्रदर्शन था 5 साल पहले वाला, उसको करीब करीब दोहराने जैसी स्थिति में आना होगा। और पहले भी वैसे कहा जा रहा है कि पहले 3 चरण में जिस ढंग से गठबंधन को एज है, जाट हैं, मुसलमान हैं, यादव हैं, ये 3-3 बेल्ट का जो शिकंजा बीजेपी पे कसा, जो पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं, तो उसकी भरपाई इस चौथे चरण में और पांचवें चरण में बीजेपी कर सकती है, या उसकी गुंजाइश वो देख सकती है, क्योंकि छठा और सातवां चरण पूर्वांचल का होगा, जो बेहद मुश्किल वाला चरण है। छत्रपों का चरण है, चेहरों का चरण है, छोटी मोटी पार्टियों का जो जातियों का चरण है। वैसे तो ये चौथे चरण भी यही है। चौथे चरण की खास बात यह है कि 43% ओबीसी में से अगर आप इस चरण में 8-9% यादवों को हटा दें, 7-8% आप कुर्मियों को हटा दें, मौर्य को हटा दें, तो उसके बाद जो 28% बचता है उसमें कौन ज्यादा लीड ले पाएगा वो चुनाव निकाल जाएगा इस चरण में, इस चरण की 59 सीटों में। इसी तरह दलित बहुत हैं, करीब 27% औसत रूप से दलित हैं, 17% औसत रूप से मुसलमान हैं। इनका कॉम्बिनेशन अगर काम करता है तो गठबंधन को फायदा हो सकता है। इनका कॉम्बिनेशन अगर बीएसपी के लिए काम करता है तो मायावती रेस में बनी रह सकती हैं। और इसमें अगर फ्रैक्शन दिखता है, मुसलमान वोट में फ्रैक्शन दिखता है, जो पहले भी दिखता रहा लखनऊ की 1-2 सीटों में जहां लाख सवा लाख मुसलमान है, वो सीटें भी आसानी से बीजेपी 1996 से जीतती आ रही है, तो फिर स्वाभाविक तौर पर बीजेपी को फायदा हो सकता है। पासी वोट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी बात है। अभी तक हम जब दलित वोटों की बात करते थे तो हम जाटव और गैर जाटव दलित की बात करते थे, लेकिन यहां पर जितना जाटव दलित है, जो पूरे उत्तर प्रदेश के कुल इलाकों में माना जाता है दलितों का 70% है, लेकिन यहां पर सिर्फ 40% है, बाकी 40% पासी वोट है। और ये पासी वोट जिस तरफ जाएगा दलितों में, वो इस चरण में अग्रता बढ़त हासिल कर सकता है, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो मिला जुला चीजें सामने आ रही हैं। मैं बहुत सारे डिजिटल चैनल दिन भर से देख रहा था, लोगों से बातचीत हो रही थी, कुछ महिलाएं ये भी कह रही थी कि नमक का हक तो अदा ही करना है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो 5 किलो अनाज का है उसमें प्रधानमंत्री ने जिक्र कर दिया। एक किसी डिजिटल चैनल में उन्होंने कुछ देखा था, ये शायद अजीत अंजुम के चैनल में, जिसमें वो एक महिला कह रही थी साहब नमक खाया है तो नमक का हक तो अदा करना ही होगा। तो प्रधानमंत्री ने जिक्र कर दिया तो सारे रिपोर्टर लोग महिलाओं से यही सवाल पूछने लगे हैं, और महिलाएं भी फिर नमक के हक अदा कर दिया या नहीं हक अदा किया, इस स्टाइल में इसका जवाब देने लगी है। तो इससे 5 किलो मुफ्त अनाज वाला मसला या जो मुद्दा है और ज्यादा इसकी कैनवास अगर आप कहें तो ये और बढ़ता जा रहा है। वैसे गालिब का एक शेर है कि हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, लेकिन यहाँ बहुत सी महिलाएं ये कहती गई कि हक हमने अदा किया और हक तो अदा करना ही होगा। तो इससे बीजेपी को कितना फायदा होगा ये देखना दिलचस्प है, क्योंकि साथ साथ आवारा पशुओं की समस्या से भी लोग उतने ही परेशान दिखे जो 5 किलो अनाज लेने से खुश दिखाई दिए। बेरोजगारी की समस्या से युवा वर्ग त्रस्त दिखाई दे रहा है। ये तमाम चीजें हैं और जिसके कारण कड़ा संघर्ष है, कांटे की टक्कर है, 50-50% का मुकाबला है, हवा नहीं है, अंडर करंट है तो पता नहीं है, हवा भी अगर है तो 10 मार्च के बाद पता चलेगी, चुनावी ऊंट इस करवट बैठेगा उस करवट बैठेगा। ये तमाम किंतु परंतु अगर मगर के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।